ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सैन्य विश्लेषक चक फरार द्वारा प्रकाशित की गई थीं और कीव इंडिपेंडेंट द्वारा सत्यापित की गई थीं। ये यूक्रेन की 425वीं सेपरेट असॉल्ट रेजिमेंट के सैनिक हैं, जो एक विशिष्ट इकाई है जिसका कोड नेम स्केलिया है। रूसियों की "हमने इसे जीत लिया" घोषणा के कुछ ही घंटों बाद उस प्रचारात्मक जीत ने उसी जगह पर एक अभियान चलाया जिस पर रूसियों ने नियंत्रण का दावा किया था। और यह तस्वीर, यही वह पल है जब 425वीं रेजिमेंट ने उस इमारत पर रूसी प्रचार के केंद्र में एक बार फिर यूक्रेनी झंडा फहराया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, एक प्रतीक है। यह इस बात का सबूत है कि पुतिन की 1.70 सैनिकों वाली क्रूर सेना उस विशाल हमले के बावजूद यूक्रेन की चुस्त, विशिष्ट और दृढ़ निश्चयी रेजिमेंट के सामने एक भी रणनीतिक इमारत को नहीं बचा सकी। जरा सोचिए, आपके पास 1.70 सैनिक हैं, लेकिन आप एक इमारत की रक्षा नहीं कर सकते। यह एक सैन्य अभियान से कहीं बढ़कर है। यह एक दुष्प्रचार विफलता है। जैसा कि युद्ध अध्ययन संस्थान ISW ने 2 नवंबर को बताया, 425वीं रेजिमेंट जैसे यूक्रेनी पैराट्रूपर्स दुश्मन की योजनाओं को विफल करने के लिए पोक्रोवस्क में असाधारण सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। जहां पुतिन अपनी जनता और दुनिया को जीत का ढिंढोरा पीटने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन की 425वीं रेजिमेंट ने कुछ ही सेकंड में उस जीत को छीन लिया और दुनिया को यह अपमान दिखाया। क्या यह इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं है कि रूसी कमान संरचना कितनी अक्षम है और पुतिन की रणनीति कितनी पुरानी हो चुकी है? या आधुनिक असम्मित युद्ध के विरुद्ध क्रूर बल की रणनीति की विफलता को इससे बेहतर और क्या दर्शा सकता है? पोक्रोवस्क में हुई पराजय केवल अग्रिम मोर्चे पर हुए इस प्रतीकात्मक अपमान तक सीमित नहीं है। शायद इससे भी बड़ी और ज्यादा चौंकाने वाली घटना अग्रिम मोर्चे के पीछे रूसी सेना के केंद्र में घटित हो रही है, और इससे वह दर्दनाक सच्चाई सामने आती है जिसे पुतिन रूसी जनता से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसी घटना, एक विद्रोह की घटना दिखाऊंगा जो इस युद्ध की दिशा बदल सकती है। ये यूक्रेन के फायर पार्टिसन मूवमेंट की एक रिपोर्ट और वीडियो है। लेकिन ये गुरिल्ला जंगल में छिपे आम नागरिक नहीं हैं। ये गुरिल्ला रूसी सेना के ही रूसी सैनिक हैं। घटना इस प्रकार है। रूस की 115वीं सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड, जो पहले लास्टोचकिना में अवदिव्का के पास तैनात थी और जिसे भारी नुकसान हुआ था, को एक नया आदेश मिला है। आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। पोक्रोवस्क में तैनात होना, उस नरक के केंद्र में जहां 1.70 सैनिक तैनात हैं आत्मघाती हमलों में भाग लेने के लिए। हालांकि उस ब्रिगेड का एक सिपाही, जो आर्टेश का एक एजेंट है, जानता है कि इस आदेश का असली मतलब क्या है। निश्चित मौत। तो ये सिपाही क्या करता है? क्या वह अपने कमांडर से हाँ सर कहता है और पुतिन के झूठ जीत नंबर के लिए अपनी जान दे देता है? देखिए वह क्या करता है। कीव पोस्ट और एनवी द्वारा प्रकाशित इस वीडियो में हम एक रूसी सैन्य ट्रक को देख सकते हैं जिसके दरवाजे पर प्रसिद्ध प्रो वॉर जी का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। और वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उसी यूनिट का रूसी सैनिक है जो ट्रक में एक ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाता है। क्यों? क्योंकि वह ट्रक ही रसद का वह वाहन था जो उन्हें पोक्रोवस्क के मांस की चक्की तक ले जाने वाला था। पार्टिसन मूवमेंट द्वारा दिया गया बयान रूसी सेना की मानसिक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उनका कहना है कि ऐसा करके एजेंट यूनिट की तैनाती में देरी कर रहे हैं और अपनी जान बचा रहे हैं। सैनिक देख रहे हैं कि उनके कमांडर अपने जवानों को निश्चित मौत के लिए छोड़ रहे हैं, उन्हें आराम करने या बाहर निकलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। आइए एक पल रुककर सोचें। यह पुतिन की सेना का अंतिम पड़ाव है। यह दर्शाता है कि पुतिन और उनके अपने सैनिकों यानी रूसी जनता के बच्चों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है। एक तरफ क्रेमलिन पोक्रोवस्क में जीत का ऐलान करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ एक रूसी सैनिक है जो जानता है कि उस जीत के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और जो जिंदा रहने के लिए अपनी ही सैन्य गाड़ी, अपनी ही सेना की संपत्ति जला देता है। यह सेना का आंतरिक पतन और कमान संरचना में विश्वास का पतन है, क्योंकि यह इस बात का सबूत है कि पुतिन का महान रूस अभियान अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। और यह कोई अकेली घटना नहीं है। जैसा कि कीव पोस्ट की उसी रिपोर्ट में बताया गया है, स्वतंत्र रूसी मीडिया द्वारा हाल ही में की गई एक जांच में 100 से ज्यादा रूसी कमांडरों की पहचान की गई है, जिन पर यूक्रेन में अपने ही सैनिकों को प्रताड़ित करने और उन्हें मौत के घाट उतारने का आरोप है। कारण आदेशों की अवहेलना, चोट के मुआवजे का कुछ हिस्सा देने से इनकार। ये पुतिन की अजेय सेना की हकीकत है जो यूक्रेन की 421वीं रेजिमेंट जैसी विशिष्ट इकाइयों द्वारा बाहरी तौर पर अपमानित होती है और अपने ही सैनिकों के विद्रोह के कारण
आंतरिक रूप से ध्वस्त हो जाती है। तो ये तस्वीर पुतिन को क्या बताती है कि उसके अपने सैनिक भी उस पर विश्वास नहीं करते, उसके झूठ के लिए मरने से इनकार करते हैं और जीवित रहने के लिए उसकी अपनी सेना को ही नुकसान पहुंचाते हैं। यह सबसे बड़ी हार है जो पुतिन रूसी जनता को नहीं दिखा सकते। तो यह दोहरा पतन, अपमान और विद्रोह कैसे संभव हुआ? 1,70,000 सैनिक, यह एक बहुत बड़ी संख्या है। वे एक भी इमारत पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते? एक रूसी सैनिक अपने ही ट्रक को जलाना लड़ने से ज्यादा समझदारी भरा बचाव क्यों मानता है? इसका जवाब युद्ध की प्रकृति में आए बुनियादी बदलाव और रूस पुतिन के 20वीं सदी के जनरल की इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थता में निहित है। यूक्रेनी विश्लेषक मायकोला बेलिस्कोव के विचारों पर आधारित कीव पोस्ट में प्रकाशित एक गहन विश्लेषण स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। 2025 में रूस का युद्ध एक विफलता है। सफलताएं अब किलोमीटर में नहीं बल्कि एकड़ और हेक्टेयर में मापी जाती हैं, और यह पोक्रोवस्क आक्रमण कोई शानदार सैन्य रणनीति नहीं है, बल्कि बेलिस्कोव के शब्दों में इस साल कम से कम कुछ हासिल करने के रूस के प्रयासों की परिणति है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि हमने इसे परिभाषित किया है, सर्दियों से पहले की आखिरी मिनट की दहशत। आइए इस दहशत की कीमत पर एक नज़र डालें। यह एक ऐसी कीमत है जिसका खुलासा पुतिन रूसी जनता के सामने कभी नहीं करेंगे। युद्ध अध्ययन संस्थान ने अपनी 2 नवंबर की रिपोर्ट में कहा है कि पोक्रोवस्क में रूस के हमलों में अत्यधिक जनशक्ति और सामग्री की खपत हुई है और इसके परिणाम स्वरूप हताहतों की संख्या बहुत अधिक है। यह संख्या और भी भयावह है। कीव पोस्ट के विश्लेषण के अनुसार पिछले 3 महीनों में रूसी सैनिकों की मृत्यु और घायल होने की संख्या लगभग 30,000 प्रति माह रही है। यह आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह संख्या रूस द्वारा वर्तमान में जुटाए जा सकने वाले मासिक मानव सुदृढ़ीकरण की पूर्ण सीमा है और छाया लामबंदी के माध्यम से अपनी सेना में शामिल की जा सकती है। इसलिए सरल गणित में रूस उसी महीने मोर्चे पर भेजे गए अपने सभी सैनिकों को खो रहा है। यह कोई क्षय युद्ध नहीं है, यह एक मानव मांस की चक्की है। यह स्थिति चार्टर 97 द्वारा रिपोर्ट की गई उस भयावह खबर के साथ कि रूसी सैनिकों के शव एक मांस प्रसंस्करण संयंत्र में रखे जा रहे हैं, यह दर्शाती है कि रूस अपने नुकसान और रसद संबंधी दुस्वप्न को कितना महत्व देता है। विश्लेषण के अनुसार रूसी अनुबंधित सैनिकों की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 1 महीने बताई गई है। यही गणितीय प्रमाण है कि 155वीं ब्रिगेड के उस सैनिक ने अपना ट्रक क्यों जलाया। सांख्यिकीय रूप से पोक्रोवस्क जाने का मतलब है 1 महीने के भीतर मरना या घायल होना, और रूसी सैनिक पुतिन के प्रचारकों के विपरीत इस सच्चाई को जानता है। लेकिन असली रणनीतिक विफलता तकनीक में है। मायकोला बेलिस्कोव कहते हैं, यह अब 2022 का युद्ध क्षेत्र नहीं रहा। उस समय सब कुछ तोपखाने के इर्द गिर्द घूमता था। अब सब कुछ FPV ड्रोन, सेंसर निगरानी और स्वायत्त प्रणालियों के इर्द गिर्द घूमता है। विश्लेषकों के शब्द आधुनिक युद्ध क्षेत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अग्रिम पंक्तियों के बीच का तटस्थ क्षेत्र शायद कुछ 100 मीटर चौड़ा था, लेकिन आज यह दोनों तरफ 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस 15 से 20 किलोमीटर के मृत्यु क्षेत्र में चलने वाला हर टैंक और बख्तरबंद वाहन FPV UAV के लिए एक आसान निशाना है। तो पुतिन के जनरलों ने इस तकनीकी दुस्वप्न का शानदार समाधान कैसे निकाला? उनका समाधान ये था कि टैंक और बख्तरबंद वाहन हटा लिए जाएं, क्योंकि वे आसान निशाने थे, और उनकी जगह हल्के हथियारों से लैस नंगे पांव पैदल सैनिकों पर निर्भर रहें। जरा सोचिए, पुतिन 1.70 सैनिकों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए बख्तरबंद वाहन नहीं दे सकते, क्योंकि वे वाहन ड्रोन द्वारा तुरंत नष्ट कर दिए जाते हैं। तो वह 21वीं सदी के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध क्षेत्र में 20वीं सदी, यहाँ तक कि 19वीं सदी की रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए नंगे पांव पैदल सेना भेज रहा है। हम उन सैनिकों की बात कर रहे हैं जो खुद को थर्मल सेंसर से बचाने के लिए एल्यूमिनियम कवर की सुरक्षा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि 425वीं रेजिमेंट इतनी आसानी से सिटी हॉल पर फिर से कब्जा करने में कामयाब रही। रूस के पास भले ही 1.70 सैनिक हों, लेकिन उनके पास पर्याप्त ड्रोन और आधुनिक रणनीतियां नहीं हैं। दहशत इतनी ज्यादा है कि चार्टर 97 के अनुसार इतनी बड़ी तैनाती के बावजूद रूसियों को पोक्रोवस्क के पास अपने कुछ सैनिकों को वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी बीच यूक्रेन डोब्रोपिल्या के पास
दुश्मन के गढ़ों को भेद रहा है। तो रूस सिर्फ पोक्रोवस्क में ही नहीं फंसा है, बल्कि दूसरी जगहों पर भी अपनी जमीन खो रहा है। जेलेंस्की की यह घोषणा कि कुप्यान्स्क पूरी तरह से खाली हो गया है, इस व्यापक पतन की तस्वीर को और पुख्ता करती है। अब हम सबसे अहम सवाल पर आते हैं। क्रेमलिन क्या करता है जब उसे अग्रिम मोर्चे पर इतना बड़ा अपमान सहना पड़ता है, जब वह 1.70 सैनिकों के साथ एक इमारत को संभाल नहीं पाता, जब उसे अपने ही सैनिकों के बीच विद्रोह का सामना करना पड़ता है, और जब उसे रणनीतिक रूप से नंगे पांव पैदल सेना की रणनीति अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्या पुतिन इस हकीकत को स्वीकार करेंगे और कहेंगे हमारी रणनीति विफल हो गई है, हम पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत वह पारंपरिक कूटनीतिक शतरंज की मेज पर लौटते हैं और अपना एकमात्र असली कार्ड यानी परमाणु ब्लैकमेल कार्ड खेलते हैं। यह एक सोची समझी घबराहट भरी प्रतिक्रिया है जिसका इस्तेमाल पुतिन शासन तब करता है जब भी वह घिर जाता है। समय पर ध्यान दीजिए, यह इतना सटीक है कि इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। जैसे ही पोक्रोवस्क में यह हार सामने आ रही थी, 425वीं रेजिमेंट ने सिटी हॉल पर यूक्रेनी झंडा फहराया। 5 नवंबर 2025 को रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलुसोव प्रकट हुए। और क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? कीव इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार बेलुसोव ने कहा कि रूस को तुरंत बड़े पैमाने पर परमाणु परीक्षणों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तुरंत और पूरे पैमाने पर। उन्होंने यह बयान सुरक्षा परिषद की एक बैठक में दिया, जिसमें पुतिन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गेरासिमोव भी मौजूद थे। बेशक वे इसे अमेरिकी मिनटमैन ट्राली परीक्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस खेल पर यकीन नहीं कर रहा। यह पोक्रोवस्क पर कब्जा न कर पाने जैसी पारंपरिक नाकामी को परमाणु हमले की धमकी से छिपाने की कोशिश है। यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। यह मोर्चे पर हुई हार के जवाब में पश्चिम के खिलाफ एक कूटनीतिक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यह इस बात की सर्वोच्च स्वीकारोक्ति है कि मेरी 1.70 की नंगी सेना मोर्चे पर जीत नहीं सकती, इसलिए मैं पूरी दुनिया को तबाह करने की धमकी दूंगा। और यह दहशत सिर्फ बेलुसोव तक ही सीमित नहीं है। प्रचार तंत्र भी उसी समय वही दहशत का बटन दबा रहा है। एन स्ट्राइक एक नाम के एक पूर्व अकाउंट से शेयर किए गए इस संदेश को देखिए। क्रेमलिन के प्रचारक पोक्रोव्स्क में अपनी नाकामी से इतने नाराज हैं कि उनका दावा है कि उनकी सेनाएं, जो 14 महीनों से 50,000 लोगों के शहर पर कब्जा करने में नाकाम रही हैं, जरूरत पड़ने पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के तटों पर कुख्यात लेकिन यकीनन संदिग्ध परमाणु सशस्त्र टॉर्पीडो पोसाइडन से हमला करेंगी। समझे, पैटर्न हमेशा एक जैसा ही होता है। नंगे पांव पैदल सेना के साथ अग्रिम मोर्चे पर नाकामी, सिटी हॉल में अपमानित होना, अपने ही सैनिकों से यह कहते हुए ट्रक जलवाना कि मैं निश्चित मौत नहीं जा रहा हूं। फिर बाहर आकर चिल्लाएं, लेकिन हमारे पास हमारा पोसाइडन है, हम परमाणु परीक्षण करेंगे। यह पुतिन और उनके शासन की हताशा, रणनीतिक दिवालियापन और गहरी घबराहट की सबसे स्पष्ट तस्वीर है। वे अपनी ही जनता को जीत का वादा नहीं कर सकते, क्योंकि अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक भी जानते हैं कि यह जीत एक घातक झूठ है और वे इसके खिलाफ सक्रिय रूप से विद्रोह कर रहे हैं। नतीजतन आज पोक्रोवस्क में हम जो देख रहे हैं वह किसी शहर के गिरने या न गिरने से कहीं बड़ी घटना का संकेत है। यह 2 अलग अलग सैन्य दर्शनों के बीच अंतिम टकराव है। एक तरफ पुतिन की 1.70 सैनिकों वाली क्रूर शक्ति और मानव तरंगों पर आधारित 20वीं सदी की सोवियत नीति है। दूसरी तरफ यूक्रेन का 21वीं सदी का युद्ध है, जिसका संचालन 425वीं रेजिमेंट जैसी विशिष्ट इकाइयों द्वारा किया जाता है, जो असममित चुस्त यूएवी तकनीक पर आधारित है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सैनिकों के जीवन को महत्व देती है। और इस युद्ध में क्रूर शक्ति की रणनीति विफल रही है। 1.70 सैनिक प्रचार के लिए एक इमारत की रक्षा भी नहीं कर सके। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दर्शाता है कि कैसे पुतिन का अपने ही लोगों और अपनी ही सेना के साथ सामाजिक अनुबंध अग्रिम मोर्चे पर तार तार हो रहा है। पुतिन ने रूसी जनता से एक मजबूत सेना और जीत की गारंटी का वादा किया था, लेकिन पोक्रोवस्क भेजा गया रूसी सैनिक एक मजबूत सेना नहीं, बल्कि नंगे पांव पैदल सैनिकों से बनी एक मांस की चक्की देखता है। उसे जीत नहीं बल्कि निश्चित मौत दिखाई देती है। और यह सैनिक अपने कमांडर के झूठ और पुतिन के दुष्प्रचार पर विश्वास करने के बजाय उस आदेश के खिलाफ विद्रोह करता है। वह अपना ही ट्रक जला देता है। अग्निशमन दल की यह कार्रवाई पुतिन के शासन के लिए 425वीं रेजिमेंट द्वारा सिटी हॉल पर फहराए गए झंडे से भी बड़ा झटका है, क्योंकि यह दर्शाता है कि झूठ अब टिकने वाला नहीं है। सच्चाई रूसी सेना के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई है और पुतिन यह युद्ध अपने ही सैनिकों से हार गए हैं। क्रेमलिन के रक्षा मंत्री
बेलोसोव सेक्शन 4 द्वारा दी गई परमाणु धमकियां इस वास्तविकता को नहीं बदल पाएंगी। आइए हम माइकोला बेलिस्कोव की महत्वपूर्ण चेतावनी को याद करें। प्रथम विश्व युद्ध भी मोर्चे पर किसी सफलता के साथ नहीं बल्कि व्यवस्थाओं और राज्यों के पतन के साथ समाप्त हुआ था। पोक्रोवस्क में हमने जो दोहरा पतन देखा, यानी 1.70 सैनिकों का प्रतीकात्मक और आंतरिक पतन, पुतिन की व्यवस्था के अंत की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था अपने ही सैनिकों के विद्रोह और मोर्चे पर इतने बड़े अपमान को हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।